हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका BS के खारा स्टडी चैनल में प्रेम बिश्नोई की ओर से। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। रीट का एग्ज़ाम जो 2020 में प्रस्तावित है, इट मे बी कंडक्ट इन 21। सो पहले हम इस वीडियो में जो रीट का सिलेबस है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास का, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और इसके बाद में जो आने वाले वीडियो होंगे उनमें हम जो है हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज ही हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के रूप में इस क्लास को ले रहे हैं। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट का जो शिक्षा मनोविज्ञान का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल 30 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। आप जानते हैं कि टेट लेवल का एग्ज़ाम जो होता है उसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 5 सेक्शन में से एक सेक्शन ये भी है। अगर हम मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये जो है इस सब्जेक्ट में तो ये 30 मार्क्स तो कवर करता ही है। साथ में जो अन्य सेक्शन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो या फिर EVS हो या फिर मैथ हो, उसमें भी ये हमारी बहुत हेल्प करता है। हमारा जो कंसेप्ट इसमें अगर एक बार डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर जो मेथडोलॉजी और पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो चर्चा करते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसमें टोटल 5 यूनिट रहेगी। तो अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं कि लगभग हर यूनिट से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 या 7 भी हो सकते हैं, पर एवरेज 6 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली यूनिट आपके सामने ये है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट। अब क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा? विकास में कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो वृद्धि और विकास का संपर्क है उसके बारे में, साथ में प्रिंसिपल्स एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो आयाम और सिद्धांत हैं जैसे सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सारे, और साथ में विकास के जो विभिन्न आयाम हैं जैसे संज्ञानात्मक, मानसिक, शारीरिक, उनके बारे में। और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कौन से जो फैक्टर हैं, कौन से तत्व हैं, कारक है जो विकास को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और हमें जो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल और परिवार है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि विद्यालय और जो परिवार है वो विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये खासकर हमें इस सेक्शन पे ज़्यादा जोर देना होगा। एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, की विकास का लर्निंग के साथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। और दूसरा सब टॉपिक है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की जो वंशानुक्रम और वातावरण है उसका विकास में क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। तो पहली यूनिट ये होगी जिसमें केवल हम ये देख सकते हैं कि विकास और वृद्धि से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट होगी जिसमें 4 सब टॉपिक रहेंगे। पहला है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, कि सीखने की प्रक्रिया और सीखने का संप्रत्यय क्या है, सीखने का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से तत्व है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फिर हमें पूछा जाएगा थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है। अक्सर हम जो है लर्निंग थ्योरीज जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर जो टेट लेवल के एग्ज़ाम है, खास करके रीट का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो उन थ्योरीज़ का अनुप्रयोग क्या हो सकता है व्यवहारिक जीवन में, और बच्चे की सीखने सिखाने की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें उन सिद्धांतों का क्या प्रयोग हो सकता है, उनकी क्या उपादेयता हो सकती है, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सब टॉपिक होगा हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे थिंक करते हैं। यानी देख सकते हैं कि चिंतन वाली जो टॉपिक है, यूनिट है, वो भी इसमें शामिल रहेगी। फिर है मोटिवेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, अभिप्रेरणा और सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या अनुप्रयोग हो सकता है, यानी कि बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करके उनको जो है सीखने की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो सामग्री हम सिखाने जा रहे हैं उसके लिए उनको प्रेरित करके उनको उद्दीप्त कर सकते हैं सीखने के लिए। फिर अगली जो तीसरी यूनिट है
उसमें भी 3 टॉपिक रहेंगे। एक होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। ये मेन 3 टॉपिक होंगे तीसरी यूनिट में। अब इसको अच्छे से जानें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या होगा, मीनिंग कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, टाइप्स प्रकार कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से तत्व या कारक हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट एंड रिलीजन। फिर पर्सनैलिटी कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट, कौन कौन से जो तत्व हैं जो एक पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, आकार देते हैं या फिर पर्सनैलिटी का विकास करते हैं। इट्स मेजरमेंट और व्यक्तित्व का मापन, जो विभिन्न विधियाँ हैं, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, अर्धप्रक्षेपी, वो विधियाँ भी हमें इस टॉपिक में पढ़नी होगी। इंटेलिजेंस बुद्धि, बुद्धि का कंसेप्ट क्या है, थ्योरीज एंड इट्स मेजरमेंट, बुद्धि का मापन और बुद्धि की जो विभिन्न थ्योरीज दी गई हैं, स्पीयरमैन की है, जैसे गार्डनर की है, जितनी भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, गार्डनर की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, पिछली बार भी इसमें से एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि कौन सा गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसको भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रख के पढ़ना होगा। इट्स इम्प्लीकेशन, और जितनी भी थ्योरीज हैं बुद्धि की, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सब का उपयोग क्या हो सकता है, अनुप्रयोग क्या हो सकता है। और फिर जो चौथी यूनिट है उसमें भी 3 सब टॉपिक हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ताओं में कौन कौन से शामिल होंगे, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज्ड, डिप्रीवेड, स्पेशली एबल, जो दिव्यांग बालक हैं, उन सब को हमें पढ़ना होगा। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अधिगम की जो कठिनाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, ये एक चौथी यूनिट का सब टॉपिक रहेगा। एडजस्टमेंट, समायोजन, कंसेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं समायोजन के, जैसे उदात्तीकरण है, प्रक्षेपण है, इट्स लॉट्स ऑफ। रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट, और अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती हैं एडजस्टमेंट में, समायोजन में। फिर 5वीं और आखिरी यूनिट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005, मीनिंग एंड पर्पजेज ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। 3 यहाँ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इनको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि एक असेसमेंट आंकलन क्या होता है, मेजरमेंट मापन क्या होता है, और इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है। और फिर जो है CCE कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन। और फिर आखिरी जो इसमें होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जो उपलब्धि परीक्षण है उनका निर्माण कैसे किया जाता है वो। और एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, इसे भी 2015 वाली जो रीट हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्रियात्मक अनुसंधान से, और उससे पहले जो RTET हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आखिरी जो होगा वो राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE, और उसमें भी खास करके हमें केवल वो पढ़ना है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स, टीचर की क्या भूमिका है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं। तो हम अब अगले वाले वीडियो में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार हम वर्ड टू वर्ड और एक एक टॉपिक करते हुए हमारा सिलेबस जो है आगामी 2 महीने में इसको पूरा करेंगे। करंट सिचुएशन को देखते हुए लग नहीं रहा कि एग्ज़ाम जो है मतलब बहुत जल्द आयोजित होने वाला है। नवंबर से पहले मतलब कम से कम 5 महीने तो हम मान के चल सकते हैं, 4 महीने तो कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में, और हमेशा जो है मोटिवेटेड रहिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर जारी रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी, साइकी और लोगस मिलके आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। शाब्दिक अर्थ पूछे या संकीर्ण अर्थ में हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब मूलतः जो दर्शन शास्त्र था, फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है, उसी का ही एक अंग हुआ करता था साइकोलॉजी, मतलब अलग से स्वतंत्र विषय के रूप में ये पहले नहीं था। अब देखते हैं साइकोलॉजी क्या है वर्तमान में देखें तो। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है। ये खास बात है कि शैक्षिक है, साथ में अनुप्रयोगात्मक यानी अप्लाइड भी है, जिनको हम व्यवहार में अपना रहे हैं या अपना भी सकते हैं।
विद्या हैं जो प्राणी में सभी आ जाते हैं, मनुष्य, पशु आदि, मतलब जो भी जीवित लिविंग बीइंग है उन सब के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, अनुभवों, व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। कौन? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। किन के व्यवहार का, किन की मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है? तो जितने भी इस पृथ्वी पर लिविंग बीइंग है, यानी कि जीवित प्राणी जितने भी हैं, उन सब का जो व्यवहार होता है और मानसिक प्रक्रियाएं, खास करके मानसिक प्रक्रियाएं तो मानव में ही होगी, उनके अध्ययन का विज्ञान है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी हैज़ बीन कॉल्ड द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। प्रक्रियाओं का अध्ययन है कि कैसे आदमी व्यवहार करता है, व्यवहार क्यों करता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह अलग प्रकार का व्यवहार करता है, किसी विशेष स्थिति में वह अलग प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसका कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब मानसिक प्रक्रियाओं में लेटेस्ट जो है वो परिभाषा हम देखें तो वो क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। हम ये सब छोड़ देते हैं कि मानसिक प्रक्रिया भी उसमें शामिल है। तो मानसिक प्रक्रियाओं में क्या क्या होता है? संवेदन, सेंसेशन, हम जो है सेंसर के जरिए, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके जरिए वातावरण से जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। साथ में अवधान, अटेंशन, किसी विशेष उद्दीपक के प्रति ध्यान देना। साथ में प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं, परसेप्शन, सीखना, लर्निंग, स्मृति, मेमोरी, किसी चीज़ को याद रखना, चिंतन, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब मनोविज्ञान की कुछ सामान्य सी परिभाषाएं उनको देख लेते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक या फिर हमारा सब्जेक्ट मनोविज्ञान नहीं है, हम मनोविज्ञान की एक शाखा पढ़ रहे हैं, बाल विकास। फिर भी इसी से बाल विकास का जन्म हुआ है तो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। अब कोई वॉट में क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या सीधा एकदम जवाब देते हैं, जो एग्जैक्ट होता है, जो प्योर शुद्ध जवाब होता है वही देते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब आपका जो नाम होगा वही हम अपना नाम बताएंगे ना। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। तो वॉट का अर्थ एकदम निश्चित भी होता है, शुद्ध भी होता है कि मेरा नाम प्रेम है तो बस प्रेम ही रहेगा। वॉट में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो कि निश्चित और शुद्ध विज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। ये बात कही थी वॉटसन ने। अब मैकडूगल ने बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती बात कही है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, जो रियल साइंस है वो है मनोविज्ञान। ये बात कही थी मैकडूगल ने, आचरण का और व्यवहार का। यहाँ आचरण एक और शब्द जोड़ दिया है किसने? मैकडूगल ने, और यथार्थ विज्ञान का है। फिर आगे एक परिभाषा और आती है क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशन जो है उनका स्टडी जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो चार परिभाषाएं हमने पढ़ी है। एक तो वॉटसन कहते हैं शुद्ध और निश्चित विज्ञान है, मैकडूगल क्या कहते हैं व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है, और क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, और स्किनर कहते हैं व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब हम ये जो मनोविज्ञान की जर्नी है, मनोविज्ञान की यात्रा है कि पहले अभी हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से, फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है उसी से हुआ। तो और ये भी जाना था कि साइकोलॉजी शब्द साइकी और लॉगोस से बना है, साइकी मीन्स आत्मा। तो शुरुआत में क्या था कि जो भी मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने जो शब्द था साइकोलॉजी, उसी में साइकी से ही आगे बढ़ाया, और जो है साइकी का आत्मा से अर्थ लेते हुए संकीर्ण जैसा शाब्दिक अर्थ था उसी में रखा, और शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना। और इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, जो प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक थे वो। और उसके बाद में देखा गया कि आत्मा का तो कोई मतलब मौलिक स्वरूप नहीं होता, या फिर होता है तो भी हम जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते आत्मा को। तो इस पर विवाद उत्पन्न हुआ, तो कहा गया कि ये मन का या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है, स्टडी ऑफ माइंड। और इसके जो समर्थक थे वो थे लिबनिज और लॉक और अन्य जो भी थे। और लॉक की एक बात आपको याद रखनी, इन्होंने एक शब्द दिया था टेबुला रासा। टेबुला रासा, टेबुला रासा का अर्थ इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है या फिर मानव जो है वो एक कोरी स्लेट की भांति है, और आप जिस पर जो चाहे वो लिख सकते हो। और ये जो बिल्कुल मतलब खाली वाली स्थिति है कि बच्चा कोरी स्लेट है और जिस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ये इशारा कर रहे हैं कि बच्चे का कोई रोल नहीं, हम उसको जो जैसा चाहे वो सिखा सकते हैं, वो एकदम कोरी स्लेट है। तो टेबुला रासा ये जो है बात किसके द्वारा कही गई थी? लॉक के द्वारा। तो सबसे पहले माना गया इसको आत्मा का विज्ञान, और उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान। फिर
उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, तो इसको माना गया चेतना का विज्ञान। और इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर थे। और विलियम वुंट ने 1879 में जो एक लिप्जिंग शहर है जर्मनी का, वहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। अब चेतना का विज्ञान कहा, तो अब चेतना में बाद में मनोवैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया कि चेतन मन के अलावा, कॉन्शियस माइंड के अलावा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी होते हैं। और चेतन मन तो केवल 1/10 होता है, 90% जो पीछे रह गया 1/9 अचेतन मन है, उसका अध्ययन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो समग्र अध्ययन नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो फिर अंत में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहार का विज्ञान जो है वो प्रमुख समर्थक थे जिनकी अभी हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी, वो थे वॉटसन, क्लॉक, हल, थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, ये सारे जितने भी हैं वो अब जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। कौन? मनोविज्ञान। तो वर्तमान में पूछे कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है या फिर मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं जो है मेंटल प्रोसेस, उनका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो उसी के अनुसार ये यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ वो NCERT की, यानी कि हमारे जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें जो चीज़ें आई है वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगर परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी किसी भी सूरत में, एक आध को छोड़ के, पर अगर संभावना बनती है तो ऐसी छोटी परिभाषाएं जो हमारी किताब में दी हुई है राजस्थान बोर्ड की, उनमें ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, इट कॉल्ड साइकोलॉजी। ये बात कही है सेंट्रॉक ने। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान। हम हमारे विषय की ओर धीरे धीरे आ रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन शब्द की बात करते हैं कि ये एजुकेशन जो शब्द है वो कैसे बना है। एजुकेशन शब्द बना है एज्यूसेयर से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। अब एज्यूसेयर से सीधा एजुकेशन नहीं बना है, एज्यूसेयर से लैटिन भाषा का एक शब्द बना एड्यूकेटियो, और उसके साथ में इंग्लिश भाषा का एक और शब्द जुड़ गया एडुकेट। तो एडुकेटियो और एडुकेट मिलके एजुकेशन शब्द बना। अब एडुकेटियो का अर्थ होता है शिक्षा और एडुकेट का अर्थ होता है शिक्षित करना या शिक्षा देना, और इन दोनों से मिलके शब्द बना है एजुकेशन, जो कि मिड 16th सेंचुरी में बना था। और अब सीधे शिक्षा शब्द की बात करें, एजुकेशन तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। शिक्षा सिक्स धातु से बना है, संस्कृत की सिक्स धातु से बना है जिसमें ए प्रत्यय लगा है। सिक्स का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। भाई सिक्स का तो अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और शिक्षा शब्द का अर्थ हो जाएगा सीखने सिखाने की क्रिया। जो टीचिंग और लर्निंग की जो क्रिया है उसको हम शिक्षा कहेंगे। अब शिक्षा क्या करती है ब्रॉड मीनिंग में, इसका देखिए व्यापक अर्थ में, तो शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताएं, इनहेरिटेड एबिलिटी जो आदमी की होती है और उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि शिक्षा व्यक्ति का समग्र यानी सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया है, तो यही बात हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, जितनी भी पोटेंशियल है और उनका जो व्यक्तित्व है उसका विकास करने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान, अब ये तो बात हुई शिक्षा की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो ध्यान रखना कि शैक्षिक परिस्थितियों में जो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं कि मनोविज्ञान में कुछ सिद्धांत और नियम दिए गए हैं, उन नियमों को हम जब सीख रहे होते हैं या फिर सिखा रहे होते हैं उनमें उन सिद्धांतों को उपयोग करेंगे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। अब शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में, वही बात आ रही है, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। ये बात कही गई थी स्किनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, शिक्षा क्या जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। ये दोनों मिलके शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ ले रहा है कि शिक्षा तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा जब जो है समाज के संपर्क में आएगा, विद्यालय में जो है अन्य साथियों के साथ में संपर्क में आएगा, पुस्तकों के संपर्क में आएगा, शिक्षक के द्वारा शिक्षक के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तब वो सीखेगा। और मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान क्या है अंत में पढ़ाना, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार और जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन है।
मनोविज्ञान जो कि व्यवहार संबंधी विज्ञान है, उन सब से अपना अर्थ ग्रहण करता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो ये स्किनर की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ये बात याद रखनी है, जन्म से कब तक, वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन। अब अंत में ये 3 जो टर्म है उनको समझ लेते हैं। एक तो है विकासात्मक मनोविज्ञान, और एक है बाल मनोविज्ञान, और थर्ड वन इज बाल विकास। विकासात्मक मनोविज्ञान एक बड़ा पोर्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है और अपनी माँ के गर्भ में आता है, गर्भ धारण से लेकर के जीवन पर्यंत जीते जी उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। और उसके बाद में है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से केवल बाल्यावस्था तक, यानी बाल्यावस्था जब पूरी हो जाए यानी कि 12 वर्ष तक। और दूसरा है बाल विकास, जो कि हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल है। इसी को हम अगले वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या फिर कह सकते हैं परिपक्व अवस्था तक, जब आदमी मैच्योर हो जाता है तब तक हम जो बच्चे का अध्ययन करते हैं या फिर एक जो किशोर का अध्ययन करते हैं वो बाल विकास कहलाता है। तो ये समझ सकते हो कि ये जो सबसे बड़े रूप में तो कौन हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान का ये एक पार्ट हो जाएगा कौन, बाल विकास। बाल विकास का ये एक पार्ट हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। ये है बाल मनोविज्ञान, और ये है बाल विकास, और ये है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो अंतर इन तीनों में समझना बहुत ज़रूरी है कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा दायरा है और उसी में एक शामिल छोटा दायरा है बाल विकास, और बाल विकास में ही शामिल है बाल मनोविज्ञान। तो पहले हम केवल बाल मनोविज्ञान पढ़ते थे, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारा ही सब्जेक्ट के रूप में है। तो अंतर क्या हुआ बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान तो केवल 12 वर्ष की अवस्था तक का अध्ययन करता है, और बाल विकास जो है किशोरावस्था यानी कि परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करता है, यानी कि 18-19 साल तक की अवस्था का अध्ययन करता है, जब तक आदमी एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में और सामाजिक जो दायित्व हैं उनको निभाने के रूप में तैयार नहीं हो जाता है, तब तक हम अध्ययन करते हैं, वो होगा बाल विकास। तो ये तो एक परिचय था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की, और साथ में हमने जो है कुछ मनोविज्ञान और उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान और फिर ये जो 3 टर्म है उनको जाना। अगले वीडियो में हम जो है हमारी जो क्लासें हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सभी से आपसे एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो और कुछ आपको सीखने योग्य बातें मिल रही, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार की भी कमी आपको लगी है, सुझाव आप किसी भी प्रकार का देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं, और हम जो है आपके सुझावों के अनुसार जितना भी हो सका उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।